तो यूपी टेट की तैयारी के लिए अब दिन बहुत ही कम बचे हैं और आपकी इस तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हमने ईवीएस सब्जेक्ट के लिए 500 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज तैयार करी है जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को इंक्लूड किया है और इसी की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सीरीज में हमारी आज ये 7वीं वीडियो है। ओके, तो मैं हूं अनुपम राज, हमारे चैनल अनुपम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लोएस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र, अत्यधिक क्षेत्र कहां पर मिलते हैं। तो पहले तो आपको पता हो जी लोएस होता क्या है, लोएस के मैदान होते क्या है। देखिए जब जहां पर बहुत ही तेज आंधी चलती हैं, बहुत ही तेज लगातार हवा चलती रहती है, तो होता क्या है कि जो मिट्टी है वो उड़ के क्या होता है, जैसे हवा आ रही इधर से क्या होता है, तो मिट्टी यहाँ की जो मिट्टी है उड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बड़े इस मिट्टी से एक एक बहुत बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लोएस या लोएस के मैदान। ओके, तो ये सबसे बड़ा एरिया जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है उत्तरी चीन में। ठीक है ना, कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है उत्तरी चीन में। ठीक है ना, तो आपको लोएस की परिभाषा भी पूछ सकता है तो वो भी आपको बता दी मैंने। ठीक है ना, तो उत्तरी चीन हो गया हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी बताएं यार कि आपके कितने क्वेश्चन इस टेस्ट में बने, आप कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लें कि 20+ बन जा रहे हैं, है ना, 20+ बन जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है अभी। अगर 25 आ रहे हैं तो आप मान लो कि अच्छी है। ठीक, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो सीधा सा क्वेश्चन है यार, ये समताप मंडल में पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पे, इसकी जो रेंज होती है हमारा 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ये पाई जाती है ओजोन लेयर। मध्य मंडल में कोई बहुत ही खास चीज़ नहीं होती है। समताप मंडल के अंतर्गत एक चीज़ और होती है, जितने भी हमारे वायुयान होते हैं यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं वो हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें, जितनी भी हमारी जो मौसमी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सब किस में आता है, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। आयन मंडल में क्या होता है फिर, देखिए आयन मंडल जो हमारा जितने भी रेडियो तरंगे हैं वो सभी इस आयन मंडल से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आयन मंडल का हमारा मुख्य काम हो गया। क्लियर, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है। ठीक है ना, तो कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी पर्वत, ये हमारा पड़ता है इक्वेडोर में। कहां पे, थर्ड ऑप्शन इक्वेडोर में। तो ये चीजें आप पढ़ के जाइएगा कि कौन सी चीज ज्वालामुखी या पर्वत कौन चीज कहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना। क्लियर, अच्छा अब जापान की बात कर रहे हैं, तो जापान में क्या है, जापान में भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा, फ्यूजियामा। ठीक है ना, जापान में फ्यूजियामा नाम का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप की अगर बात करें तो हवाई द्वीप में मौना लोवा, आपने शायद सुना होगा, मौना लोवा। ठीक है, ये भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वो भी पाया जाता है। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस में मेयोन, ठीक है, फिलीपींस में मेयोन ज्वालामुखी है। ठीक है, तो जितने भी ज्वालामुखी हैं आप इन सब चीजों को जरूर याद कर लें। ठीक है ना, ये पेपर में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा, हाँ ठीक है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। तो लटकती घाटियां पाई जाती है, देखो लटकती घाटियों का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बट ये हिमानियों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो कैसे बनती हैं लटकती घाटियां, घाटी हिमानी में दो हिमानी मिलने से। ठीक है ना, तो होता क्या है, हिमानी होता क्या है पता है, हिमानी जो होता है, जो हमारे बर्फ होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के एक तरह से कह सकते हो कि जो नदियां होती हैं पूरी तरह से जो बर्फ बन जाती हैं, उसमें जो बर्फ होती है वो बिल्कुल खिसकती रहती है, खिसकती हुई नीचे आती है ना, पूरी चट्टान की चट्टान, बर्फ की चट्टान। ओके, तो जब दो हिमानियां आपस में मिल जाती हैं आके, ठीक है ना, तो वहीं पे लटकती घाटी बनती है। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने थोड़ी सी बता दी आप लोगों को, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, पांचों क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। लाल मिर्च के तीखे होने का कारण क्या होता है, तो इसका देखो सिंपल सा जो ऑप्शन है वो कैप्सेसिन है। क्या है, कैप्सेसिन। तो इसको बस याद कर लीजिए कि कैप्सेसिन होता है, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। कैफीन किस में पाया जाता है, चाय और कॉफी, मैंने अभी बताया था। ठीक है ना, सॉरी पिछली वीडियो में बताया था मैंने। क्लियर, कैफीन चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है, जो कि हमारा एक तरह से क्या है, नशीला पदार्थ है।
छठा क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में ज्ञात महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या कहां पर विद्यमान है? जो महासागर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गहरे जो गड्ढे बने हुए हैं एक तरह से, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ, यहाँ पे बहुत ही गहरा गड्ढा आ गया, तो ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाते हैं? तो सबसे बड़ा जो हमारा सागर है, महासागर है प्रशांत महासागर, इसी में सबसे ज़्यादा गर्त पाए जाते हैं। तो सबसे जो गहरा गर्त है यहाँ का कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच। कितना गहरा है पता है? 11 किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा है। अच्छा, हिंद महासागर में भी एक हमारा ट्रेंच पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सुंडा गर्त, ठीक है ना, या सुंडा ट्रेंच, ये हिंद महासागर में पाया जाता है, पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा है, 7वां नंबर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा कहलाती है? उष्ण धारा कौन सी है, मतलब गर्म धारा की बात यहाँ पे हो रही है, कौन सी होती है? तो देखिए यार, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा और अच्छे से बताया जाए, ठीक है। अच्छे से कैसे बताएंगे? देखो इसकी एक ट्रिक है, ठंडे की हम ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है ना, जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी, ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे यार, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं इसको, ठीक है ना। ठंडी जो धाराएं हैं उनकी ट्रिक है हमारे पास, कौन सी है? यहां पे लिख लेते हैं, हम बोले ग्रीन बगुला, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक, FAK, फेंक रहा है, ठीक है, फेंक रहा है। अब ये सभी क्या है? ये ठंडी जलधाराओं की ट्रिक है, एक एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम बोले, देखिए हम बोले, इससे क्या हो जाएगा? हम बोल्ट हो जाएगा, हम बोले से हो जाएगा हमारा हम बोल्ट जलधारा, ठंडी है। ले से क्या हो जाएगा? लेब्राडोर धारा। ग्रीन से क्या हो जाएगा? ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड धारा। बगुला, ठीक है, इससे हो जाएगा बेंगुएला धारा, हमारा क्या हो जाएगा? बेंगुएला धारा। क्यों से हो जाएगा? क्यूराइल धारा, ठीक है ना, क्यों से हो जाएगा? क्यूराइल धारा। के से हो जाएगा हमारा कैलिफोर्निया, केला हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। FAK, तीनों का अलग अलग मीनिंग है, देख लेंगे। F से हो जाएगा फॉकलैंड धारा, A से हो जाएगा ओखोस्टक धारा, और K से हो जाएगा हमारा कनारी धारा, ठीक है। तो सभी धाराओं के मैंने नाम बता दिए हैं, तो आप एक बार वीडियो को जो है प्ले करके बार बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये हमारी ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो रहा जो है ये हमारा कुछ ऐसा ही सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी इसमें नहीं आ रही है, कौन सी इसमें नहीं आ रही है? बेंगुएला आ रही है, गल्फ स्ट्रीम ये नहीं आ रही है, पश्चिमी जल, देखिए अब ये देखिए पश्चिमी पवन प्रवाह, यही हमारा ठंडा है। देखिए जो हमारा अर्थ होती है, अर्थ का जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे जो हमारी जो इस दक्षिणी ध्रुव से जो हमारी ठंडी पवनें चलती हैं इस पे, इसकी वजह से जो पूरा एरिया ठंडा है, तो ये भी हमारी क्या है? पश्चिमी पवन प्रवाह है, ये भी हमारी ठंडी ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो के से हमारा कनारी हो गया, तो कनारी भी इसमें ठंडी में आ गया। तो गर्म वाले कौन बचा? गर्म वाली में हमारा जो बचा है वो हमारा कौन सा बचेगा? गल्फ स्ट्रीम ही बचेगा हमारा, ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम। थोड़ा सा लंबा हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें समझ में तो आ गई कम से कम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। 8वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी समुद्री जलधारा, तो ठंडी की मैंने अभी बात कही है, क्यों? बगुला, तो बगुला से बेंगुएला बन गया था, तो हमारा पहला ऑप्शन बेंगुएला, ठीक है ना। इसके अलावा उस ट्रिक में क्या ब्राजील आया था? क्या गल्फ स्ट्रीम आया था? क्या क्यूरोसिवो आया था? नहीं आया था, क्योंकि ये सभी जो है हमारी गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी बेंगुएला हो गई हमारी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे हमारा कौन सा है, 8 नंबर हो गया ना, 9 नंबर। जो बुशमैन है, बुशमैन जो एक जनजाति है, ठीक है ना, लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? ठीक है ना। तो बुशमैन जो लोग होते हैं, इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो है हमारी बोत्सवाना में। अब बोत्सवाना कहाँ पे है? दक्षिणी जो अफ्रीका, सॉरी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें दक्षिणी अफ्रीका जो है हमारा, जिसे मान लो ये कॉन्टिनेंट हमारा है, और सबसे नीचे यहाँ पे क्या है? दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, इसके ऊपर ही बोत्सवाना पाया जाता है, ठीक है ना, बोत्सवाना देश है यहाँ पे। वहाँ पे बुशमैन लोगों की सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या है। क्लियर? तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? गणित में, रसायन में, भौतिक में या चिकित्सा में? तो आप लोग को पता होगा यार, गणित में जो है कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। क्लियर?
ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसमें नहीं मिलता है, बाकी सभी में मिलता है। रसायन, भौतिक, चिकित्सा, शांति और क्या बोलते हैं उसमें, लेखन के क्षेत्र में भी मिलता है, ठीक है ना, लेखन के क्षेत्र में भी मिलता है। 11 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले हैं। देखिए भारत रत्न जो है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और निशाने जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है। तो ये किस इंसान को मिले हैं? तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, अच्छा मौलाना अबुल कलाम हो सकता है भाई, इसी में लगा देंगे, मोस्टली लोग तो इसी में लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी पहले से सोचा था कि इन्हीं को मिला होगा, बट ये पूरी तरह से गलत है। तो सही क्या है, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इनको दोनों ही अवार्ड प्रदान किए गए हैं। भारत में भारत रत्न मिला है और पाकिस्तान में उनको इस सम्मान के लिए नवाजा गया था, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, कोशिश मैंने करी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जो आपको नहीं आते हों, ठीक है ना। विश्व कवि या विश्व गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व कवि के नाम से हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि इनकी जो कविता जो पोएम्स थी या फिर जो भी जिन्होंने लेख लिखे हैं, जो निबंध लिखे हैं, वो विश्व स्तर पर उनको ख्याति मिली थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 13, 12, 21 या 15 जनवरी। ओके, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को, ठीक है ना। 12 जनवरी को किस उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, ठीक है ना, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, कौन सी? कोई बहुत ही खास चीज़ यहाँ पे नहीं दी है यार, जो बाकी जो हमारे डे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने बता दिया इस चीज़ को बस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है 15 में देखिए क्या है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत की बात कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता में? कहाँ पे बनाया गया था? तो पहला जो हमारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय था भारत का, वो बनाया गया था मुंबई में। क्या नाम था उसका? SNTD महिला विश्वविद्यालय का नाम बनाया गया था, ठीक है ना, ये नाम था, मुंबई में था, ठीक है। 15 में क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी थी? वो थी हमारी M फातिमा बीबी, ठीक है ना, M फातिमा बीबी। उमा भारती, अब ये उमा भारती कौन है यार? बहुत, वैसे तो यहाँ पे एक बीजेपी की जो है ये बीजेपी जो पार्टी है उसकी एक सांसद रह चुकी हैं शायद। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे सरोजिनी नायडू की। तो सरोजिनी जो नायडू हैं ये हमारे यूपी की पहली शायद राज्यपाल हैं, ठीक है ना, राज्यपाल हैं। किरण बेदी पहली IPS महिला अधिकारी हैं, ठीक है ना, पहली IPS महिला अधिकारी हैं। ये बहुत ही वर्ल्ड स्तर पे इनको जो है फेम मिल गया था इस वजह से ही, और इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है ना, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, ठीक है ना, किसको? किरण बेदी को। जापान की मुद्रा क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा हमारी येन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें दिनार की, दिनार कहाँ की मुद्रा है? दिनार है हमारी कुवैत की, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर भारत की बात देखें तो भारत का कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 250 के आसपास, 250 से ऊपर जाता है, यानी कि एक कुवैती दिनार जो है 250 रुपये के बराबर होता है। रूबल किसकी है? रशिया की है, रूस की है, ठीक है ना। लीरा, तो लीरा जो है हमारा, ये टर्की जो देश है, टर्की, ठीक है ना, या तुर्की बोल लो, ठीक है, टर्की देश की हमारी मुद्रा है। तो यहाँ पे मुद्रा से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला पहले भारतीय महिला कौन है? ठीक है ना, तो भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है हमारी इंदिरा गांधी हैं, ठीक है ना, इंदिरा गांधी को सबसे पहले मिला था। और विजया लक्ष्मी पंडित कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन है। और ये जो है, जो यूनाइटेड नेशंस है, UN जो असेंबली है, जो महासभा है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है विश्व की, है ना, विश्व में जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी वो यही थी, विजय लक्ष्मी पंडित बनाई गई थी, ठीक है ना। अच्छा, लीला सेठ कौन है? तो लीला सेठ जो है, जो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष, महिला न्यायाधीश है, पहली महिला न्यायाधीश है हाई कोर्ट की। और इसके पहले जो अभी प्रश्न देखा था हमने
वो सुप्रीम कोर्ट की थी, फातिमा बीवी, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट की हैं। मदर टेरेसा जो है नोबेल प्राइज, भारत की पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी कुछ हम इसमें मिल गया है कुछ इस क्वेश्चन में हमें। 18वां क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो देखो सत्य की बात कौन करता है यार, सत्य की बात हमेशा गांधी जी करते हैं। तो जो इनकी एक आत्मकथा है, ये इनकी आत्मकथा है, ये भी पूछ लेता है क्या है ये, आत्मकथा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर कह रहा है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा ईवीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि जो विश्व धरोहर की चीज़ें हैं वो भी हमारी ईवीएस में पूछ लेता है। तो किसने बनवाया था, ये बनवाया था हमारा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम। तो और ये किस वंश के थे, ये हमारे गंग वंश के थे, ठीक है ना, गंग वंश के थे ये। नरसिंह देव प्रथम कोणार्क मंदिर उन्होंने बनवाया था। क्लियर, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए ऐसे ही दीदर क्वेश्चन करके हम लोग बहुत कुछ तैयार कर लेंगे। देखिए वीडियो देखना अच्छा है, क्योंकि अगर फास्ट कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि स्लो है थोड़ा फास्ट कर लीजिए, है ना, स्पीड तो जल्दी हो जाएगा ना। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस ये एक इकोनॉमिक्स की बहुत ही पहली एक कह सकते हो कि ऐसी पुस्तक थी जो इकोनॉमिक्स में लिखी गई थी। वो लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है ना, एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। चलिए अच्छा, एलिस मुनरो कौन है। एडिस मुनरो को 2013 में क्या मिला था इनको, शॉर्ट स्टोरीज ही लिखती थी, ये फीमेल है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था एलिस मुनरो को। जॉन मिल्टन ये भी हमारे पोएट हैं एक, और कुलदीप नैयर जो हैं ये भी हमारे लेखक ही हैं। ओके चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो हमारा लोक नृत्य, देखिए लोक नृत्य और जो हमारे बाकी जो कौन से नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, तो इन पे एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जम्मू कश्मीर से जो संबंधित है वो है राउफ। देखिए यहाँ पे राउफ लिखा है, इस कभी कभी आपको राउफ भी मिल सकता है, ये एक ही चीज़ है राउफ, ये जम्मू कश्मीर का है। तो जो झोरा है ये कहाँ का है, झोरा हमारा है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। सुई सीनी कहाँ का है, राजस्थान का है, राजस्थान का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जल्दी मिलती नहीं है, कम कम चीज़ें, जैसे हैं तो बहुत से लेकिन कम ही लिखे हुए वहाँ पे, तो बुक में मिलता नहीं। जैसे कि यहाँ पे विधि है, विधि, अब विधि मुझे मिला ही नहीं है कहाँ पे, मैंने बुक्स में कई बार नेट पे देखा बट ये मुझे नहीं मिला कि ये कहाँ का है, ठीक है, वरना मैं बता देता ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का राउफ। क्लियर। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे संगठन दिए हैं, उनके मुख्यालय हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है, बिल्कुल करेक्ट है, यूएसए में। यूनेस्को जो है फ्रांस पेरिस में है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया है, जो कि हमारा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो आईएमएफ है वो भी हमारा वॉशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में नहीं, वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ये भी हमारा सही है, करेक्ट है, जिनेवा। तो बाकी तीन चीज़ें आप लोग बिल्कुल करेक्ट याद रख लीजिए। तो सॉरी ये भी करेक्ट याद रखो, यूनेस्को का पेरिस, विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ। देखो दोनों जो पैसे की बात है, विश्व बैंक है, बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, या आईएमएफ मॉनेटरी फंड, तो ये भी क्या है, तो पैसे की जो बात करें तो भाई वॉशिंगटन डीसी चले जाओ तुरंत। दो चीज़ें हैं पैसों से संबंधित, तो आप उसको टिक मार सकते हो, थोड़ा सा ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक है इसमें बताओ, हरित लवक, कोशिका, जीवद्रव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरित लवक होता है इसी के अंदर हमारा पैदा है क्लोरोफिल, ठीक ना। तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मेन काम यही होता है। अच्छा हरित लवक जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ग्रेना जो होता है उसमें हमारी जो प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की जो उपस्थिति नहीं होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश क्रिया होती है, जिसको जो होती है हमारे ग्रेना में, ठीक है ना। और स्ट्रोमा होता है क्या, स्ट्रोमा वो होता है हमारा डार्क रिएक्शन। तो ये चीज़ें पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो वो जो भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डीप में है ये क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया डीप में थोड़ा सा।
ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक अगर तत्व ना पाया जाए तो वहाँ पे जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तत्व वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, किस विटामिन में, तो ये पाया जाता है B12 में, क्योंकि B12 का नाम आप होगा साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो कोबाला इसलिए लगा क्योंकि ये कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर पहले ऑप्शन की बात जो सही ऑप्शन है हमारा वो तो हमारा B12 हो गया, बट बाकी के हम नाम देख लेते क्योंकि पेपर में हमसे नाम पूछ लेता है। तो B1 का नाम होता है हमारा थाइमिन, ठीक है ना, ये होता है हमारा थाइमिन। B6 पायरिडॉक्सिन, सिंपल आप लोग याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। B2 की बात करें अगर राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग विटामिन के नाम जरूर याद करके जाइएगा, पेपर में एक तो आएगा यार। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूप है। तना कौन है, मूली, गाजर, शकरकंद, आलू। तो आलू जो है हमारा ये तना होता है, ठीक है ना, तने का रूपांतरण है, ठीक है ना। ये जड़ नहीं है, जड़ नहीं है, ये आलू जो है तना का रूपांतरण है, ठीक है ना। तो बाकी बात करें मूली, ये गाजर, मूली, गाजर, शकरकंद ये सभी जड़ें हैं, शकरकंद भी जड़ है, ठीक है ना, खाई जाती है, बट ये भी। देखिए यहाँ पे जो मूली है ये जड़ों का एक जो रूप होता है ना, जैसे मूली जो होती है इस तरह से निकलती है, इसका जो रूप होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये जो रूप है यहाँ पे पत्ते ऊपर है, तो इसको बोलते हैं तर्कु रूप, ठीक है, जड़ों का तर्कु रूप होता है। जो गाजर होती है इसको हम बोलते हैं शंकु रूप, शंकु, क्योंकि इसकी जो आकार होती है वो ऐसे होती है, इस तरह शंकु रूप होती है, ये तर्कु रूप है। शकरकंद जो होता है इसको हम बोलते हैं कुंभी रूप, ठीक है ना। शकरकंद जो होती है कुंभी रूप की होती है। तो ये चीज़ें पेपर में पूछ लेती है, ईवीएस का है तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें पूछने लायक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को यार समझ आ रहा होगा यार, मैंने कोशिश करी बहुत से क्वेश्चन अच्छे से कराने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो H1N1 है बहुत फैल रहा था, किस टाइम पे, 2011 के आसपास शायद, है ना, 10-11 के आसपास ये बहुत फैल रहा था, है ना, बहुत ही मतलब एक हाइप क्रिएट हो गई थी, है ना। तो किस वजह से थी, वो स्वाइन फ्लू था। ये जो वायरस है वो किसका वायरस है, वो स्वाइन फ्लू का वायरस है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही बर्ड फ्लू भी है, बर्ड फ्लू, इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है H5N1, इतना ही अंतर है, H5N1, ठीक ना। या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन, ठीक है ना, पक्षियों में होता है तो एवियन इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। चिकनगुनिया मच्छर के काटने की वजह से होता है, ठीक है ना, ये चिकनगुनिया का ये भी वायरस है। चेचक जो होता है मैंने अभी बताया था वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपका। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। 4 कक्ष होते हैं, सिंपल 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय और 2 हमारे क्या होते हैं, निलय होता है और होता है हमारा आलिंद, ठीक है ना, 2 निलय और 2 आलिंद। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें मेढक का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो बार बार पूछ लेता है, मेढक में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं मेढक में, मनुष्य में 4 होते हैं, क्लियर। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, लोगों को पता ही नहीं होता लौंग कहाँ से आती है, खाते रोज भले ही यूज करते होंगे, है ना। तो ये हमारी आती है पुष्प की कली से, जो लौंग है हमारी क्या है, ये पुष्प की कली होती है, वहां से प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा लाइसोसोम होता है, जो हमारा लाइसोसोम है वो क्या करता है, इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, है ना, जो भोजन आता है उसे उस चीज़ों को पचाने के लिए बहुत से एंजाइम होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करता है ये कोशिका को ही जो पचा देता है ना। अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया तो खुद कोशिका को ही खुद पचा देगा, पूरा खत्म कर देगा, इसकी वजह से कोशिका खत्म हो जाती है। तो लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली कही जाती है, क्लियर है। राइबोसोम क्या करता है, जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर डॉट से बने रहते हैं, उसी को हम राइबोसोम बोलते हैं। ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, प्रोटीन
संश्लेषण में। ओके, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक आपको करना चाहिए, एक लाइक बस। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं हूं अनुपम राज, आपका फिर से स्वागत है अनुपम क्लासेस में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।